ध्रुवनगर का वो पुराना मोहल्ला जहां सरिता और उसका बेटा राहुल रहते थे, दिन के उजाले में भी कुछ उदास सा लगता था। सरिता के घर की दीवारें पुरानी और हल्की पीली पड़ चुकी थी। ये घर एक जमाने में भले ही खूबसूरत रहा हो, लेकिन अब इसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। सरिता, जो कस्बे के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका थी, अपनी बूढ़ी और बीमार मां रीना और बेरोजगार बेटे राहुल के साथ यही सन्नाटा झेल रही थी। सरिता की सुबह हमेशा जल्दी शुरू होती थी। 5 बजे अलार्म बजने से पहले ही वो उठ जाती। उसे अपनी मां के लिए चाय बनानी होती, उनकी दवाइयां समय पर देनी होती और फिर स्कूल जाने की तैयारी करनी होती। मां रीना की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उनकी देखभाल करते करते सरिता का शरीर और मन दोनों थक चुके थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी जिंदगी की दूसरी बड़ी चिंता थी उसका बेटा राहुल। राहुल ने डी फार्मा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन पिछले 2 सालों से नौकरी की तलाश में नाकाम हो रहा था। नौकरी पाने की हर असफल कोशिश के बाद राहुल थोड़ा और टूटता गया। वो हमेशा से एक आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़का था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ हताशा दिखती थी। उस सुबह भी कुछ अलग नहीं था। सरिता चाय का कप लेकर अपनी मां के कमरे में गई। मां की आंखें बंद थी, लेकिन उनकी सांसें भारी और धीमी थी। सरिता ने हल्के से उनकी उंगलियों को छुआ। मां, चाय पी लो, दवाइयां भी लेनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। रीना ने अपनी आंखें खोली और एक कमजोर मुस्कान दी। उनकी आवाज अब इतनी धीमी हो चुकी थी कि सरिता को कान लगाकर सुनना पड़ता था। तू बहुत थक जाती है बेटी, रीना ने। मां, आप चिंता मत किया करो, मैं ठीक हूं। सरिता ने मां को सहारा देकर उठाया और उन्हें चाय पकड़ाई। मां की देखभाल करते करते उसकी नजर राहुल के कमरे पर गई। दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला था। राहुल के कमरे में अब हमेशा बिखराव रहता था। किताबें, पुराने जूते और खाली सिगरेट के पैकेट फर्श पर पड़े रहते। राहुल, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है, सरिता ने दरवाजे के बाहर से कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सरिता को यह समझने में देर नहीं लगी कि राहुल फिर देर रात तक जागा होगा। वो रसोई में गई और नाश्ता बनाने लगी। उसे याद आया कि पिछली रात राहुल किस तरह गुस्से में था। कहीं नौकरी ही नहीं है, हर जगह सिर्फ अनुभव चाहिए, ये देश ही बेकार है। राहुल ने अपनी चिड़चिड़ाहट मां पर निकाल दी थी। सरिता ने नाश्ता बनाकर उसे टेबल पर रखा और फिर राहुल को जगाने गई। राहुल, उठो, मैं स्कूल जा रही हूं, नाश्ता कर लेना, उसने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। राहुल ने बेमन से सिर उठाया। उसकी आंखें थकी हुई और लाल थी। मां, मैं ठीक हूं, मुझे परेशान मत करो, उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा। सरिता चुपचाप बाहर आ गई। वो जानती थी कि राहुल की ये हालत उसकी बेरोजगारी की वजह से है। उसने अपने बेटे को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की थी। राहुल की पढ़ाई के लिए उसने कर्ज भी लिया था, जिसे अब तक चुका रही थी, लेकिन हर दिन उसे लगता कि उसकी कोशिशें नाकाफी है। सरिता का स्कूल भी उसकी परेशानियों से राहत नहीं दे पाता था। बच्चों को पढ़ाना भले ही उसका पसंदीदा काम था, लेकिन सहकर्मियों और स्कूल की राजनीति ने उसे थका दिया था। उस दिन जब वो गणित की कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया। सरिता जी, हम समझते हैं कि आपकी मां की हालत खराब है और आप अकेले घर संभाल रही हैं, लेकिन स्कूल का काम भी जरूरी है। बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है। सरिता ने सिर झुकाकर उनकी बात सुनी। वो जानती थी कि घर और काम के बीच संतुलन बनाना अब उसके लिए असंभव सा हो गया है। स्कूल से लौटकर उसने देखा कि राहुल घर से गायब था। अब कहाँ गया होगा, उसने खुद से कहा। राहुल के देर शाम लौटने पर सरिता ने उससे सवाल किया, कहाँ गए थे? घर में मां अकेली थी और तुम? बस दोस्तों के साथ था,
राहुल ने अन्य ढंग से जवाब दिया। उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। सरिता ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि राहुल को समझाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। वो अंदर जाकर चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात जब सब सोने गए तो राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके कमरे में लगा पंखा अचानक रुक गया। उसने उठकर स्विच देखा, लेकिन पंखा ठीक था। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? उसने डर के मारे पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन राहुल को यकीन था कि कमरे में कोई और है। उसने बत्ती जलाई और कमरे का कोना कोना देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सुबह उसने अपनी मां को यह बात बताई। मां, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ अजीब है। रात को कोई मेरे कमरे में था। सरिता ने इसे राहुल की कल्पना समझा। तुम्हारा दिमाग ही परेशान है बेटा, ऐसी बातें मत करो। लेकिन राहुल को लगने लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है। राहुल के दिमाग में अजीब ख्याल हर वक्त घूमने लगे थे। उसे यकीन था कि घर में कोई और भी था। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन महसूस जरूर करता था। उस सुबह राहुल उठने के बाद अपनी आदत के मुताबिक चाय के लिए किचन में गया, लेकिन जैसे ही उसने किचन की दहलीज पार की, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने टूटे हुए कप पर गई। वो कप उसी का था जो उसने सालों पहले इस्तेमाल किया था और जो गुम हो गया था। ये यहां कैसे आया? राहुल बड़बड़ाया। किचन की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। उसने कप को उठाया और ध्यान से देखा। कप पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। राहुल को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हाल ही में बाहर से लाकर रखा हो। चाय बनाने के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांसों की हल्की गर्माहट उसे महसूस हुई थी। राहुल का यह बदला हुआ बर्ताव सरिता के लिए चिंता का सबब बन चुका था। जब वो स्कूल से लौटी तो उसने राहुल को सोफे पर बैठा पाया। उसकी आंखें खोई हुई थी। राहुल, क्या हुआ? तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? सरिता ने पूछा। मां, इस घर में कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं। आप मानेंगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। सरिता ने उसकी बात को हंसकर टालने की कोशिश की। बेटा, तुम परेशान हो, नौकरी की टेंशन है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। थोड़ी देर बाहर घूमने जाया करो। नहीं मां, मैं झूठ नहीं बोल रहा। किचन में आज सुबह कुछ अजीब हुआ, और ऐसा पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि यह घर सही नहीं है। सरिता ने ठंडी सांस ली। उसने राहुल को दिलासा देने की कोशिश की। देखो बेटा, जब हम परेशान होते हैं तो दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, एक काउंसलर से। राहुल ने झल्लाते हुए कहा। मां, आप हमेशा मेरी बात को भ्रम कहकर टाल देती है, लेकिन मैं जानता हूं यहां कुछ गलत है। सरिता ने राहुल की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन वह इसे उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति का नतीजा मान रही थी। उस रात राहुल को फिर वही एहसास हुआ। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने बत्ती बुझा रखी थी और आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि दरवाजे की ओर हल्की परछाई थी। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो घबराकर उठ गया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का गलियारा खाली था। राहुल अब डरा हुआ था। वो मां के कमरे की ओर भागा। सरिता की नींद खुल गई। क्या हुआ राहुल? उसने चौंकते हुए पूछा। मां, मैंने देखा, दरवाजे के पास कोई खड़ा था। मुझे लगा आप होंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। सरिता ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा,
तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। आओ, मेरे कमरे में सो जाओ। तुम यहां आराम से सो सकते हो। राहुल चुपचाप मां के बगल में लेट गया, लेकिन उसे पता था कि जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो उसकी कल्पना मात्र नहीं थी। अगले दिन सरिता ने राहुल को लेकर एक काउंसलर के पास जाने का फैसला किया। राहुल, हमें किसी से बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम जो महसूस कर रहे हो उसका कोई वैज्ञानिक कारण हो। चलो डॉक्टर से मिलते हैं, सरिता ने समझाया। राहुल बेमन से तैयार हुआ। काउंसलर डॉक्टर मीनाक्षी एक अनुभवी महिला थी। उन्होंने सरिता और राहुल दोनों से बात की। राहुल, तुम कैसा महसूस करते हो? उन्होंने पूछा। राहुल ने अपनी सारी बातें उनसे साझा की। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। मैं जानता हूं कि यह सच है। डॉक्टर मीनाक्षी ने सरिता को अलग से बुलाया। आपका बेटा मानसिक रूप से दबाव में है। नौकरी की चिंता और घर का माहौल उसे परेशान कर रहा है। हो सकता है कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो, लेकिन अगर यह जारी रहता है तो हमें इसे गहराई से समझने की जरूरत होगी। सरिता ने डॉक्टर की सलाह मान ली, लेकिन वो जानती थी कि राहुल की बातों को अनदेखा करना अब और संभव नहीं था। उसी शाम सरिता को भी घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो रसोई में काम कर रही थी जब उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अब सरिता को भी शक होने लगा था कि राहुल जो महसूस कर रहा है वो पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्या ये सिर्फ उनका डर था, या सच में इस घर में कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से परे था? राहुल की मानसिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। सरिता ने महसूस किया कि अकेले उसकी कोशिशें पर्याप्त नहीं थी। काउंसलर से पहली मुलाकात ने कोई खास फायदा नहीं दिया था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार उसने शहर के नामी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अंशुल से मिलने का निर्णय किया। राहुल अब दिन रात बेचैनी में रहता था। कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, तो कभी उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। मां, मैं इस घर में और नहीं रह सकता। ये घर मुझे पागल कर देगा, उसने एक सुबह कहा। सरिता ने उसे शांत करने की कोशिश की। राहुल, हम जल्द ही इस समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। राहुल ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी अस्वस्थता साफ झलक रही थी। डॉक्टर अंशुल अपने पेशे में बेहद प्रसिद्ध थे। वो न केवल मानसिक बीमारियों का इलाज करते थे, बल्कि इंसानी मन की गहराइयों को समझने में भी माहिर थे। उनके क्लिनिक का माहौल शांत और सुकून देने वाला था। सरिता और राहुल उनके सामने बैठे। तो राहुल, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर अंशुल ने गहरी आवाज में पूछा। राहुल कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है हर वक्त। यह महसूस कब से हो रहा है? कई हफ्तों से। पहले कभी कभी होता था, लेकिन अब यह हर दिन होता है। डॉक्टर अंशुल ने राहुल को सहज बनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपनी बात विस्तार से बताने के लिए कहा, लेकिन राहुल जल्दी ही चिढ़ गया। आप मेरी बात को समझेंगे नहीं। आप भी इसे मानसिक बीमारी कहेंगे, जैसे सब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। राहुल, अगर तुम मुझे सब कुछ बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, डॉक्टर अंशुल ने शांत स्वर में कहा। लेकिन राहुल खामोश हो गया। उसने आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राहुल के जाने के बाद सरिता ने डॉक्टर से अकेले बात की। डॉक्टर साहब, यह सब उसकी कल्पना हो सकता है, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब महसूस हुआ है। ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर अंशुल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। यह संभावना है कि राहुल का तनाव और आपका खुद का डर एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इसे केवल मानसिक स्थिति मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या आप मुझे घर के बारे में कुछ और बता सकती हैं? डॉक्टर अंशुल ने सरिता से घर के पुराने मालिकों के बारे में जानकारी मांगी।
क्या आपने कभी सोचा कि इस घर में पहले कौन रहता था? सरिता चौंक गई। नहीं, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमें यह घर बहुत सस्ते में मिला था और हम सीधे यहां आ गए। शायद हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए। कभी कभी जगहों का इतिहास हमारे वर्तमान पर असर डालता है। सरिता और डॉक्टर की बातचीत ने घर के इतिहास को खंगालने की जरूरत को जन्म दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम उठाते, घर में कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। सरिता, जो पहले से ही मानसिक रूप से थकी हुई थी, अब उलझन में थी कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल की मानसिक स्थिति का नतीजा है या सच में इस घर से जुड़ा कोई गहरा रहस्य है। डॉक्टर अंशुल की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर अंशुल ने अपने संपर्कों के माध्यम से इस घर की पुरानी जानकारी जुटाने का काम शुरू किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस, स्थानीय पुलिस स्टेशन और आसपास के निवासियों से बातचीत की। धीरे धीरे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। 20 साल पहले इस घर में एक विवाहित जोड़ा रहता था, पारो और आदित्य। उन्हें एक आदर्श दंपति के रूप में जाना जाता था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव आया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनके घर से अक्सर अजीब आवाजें आती थी। पारो और आदित्य ने अपने करीबियों से बार बार ये शिकायत की थी कि उन्हें किसी तीसरी उपस्थिति का एहसास होता है। किसी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद इस जोड़े ने एक ही दिन आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों ने एक दूसरे से बात किए बिना अपनी जान ली थी। पारो ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। जो हमें देखता है वो हमें खत्म कर देगा। आदित्य के दोस्तों ने बताया कि उसने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। लेकिन पुलिस ने इसे मानसिक अस्थिरता का मामला मानते हुए केस बंद कर दिया। जब डॉक्टर अंशुल ने यह जानकारी जुटाई तो उन्होंने सरिता से ये सब साझा किया। सरिता जी, मुझे लगता है कि यह घर केवल एक निवास स्थान नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जो मानसिक रूप से कमजोर लोगों को प्रभावित करता है। पारो और आदित्य भी वही महसूस करते थे जो आज राहुल कर रहा है। सरिता के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? क्या राहुल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। राहुल को समझाना और उसका ध्यान इस घर से हटाना जरूरी है। साथ ही हमें घर के हर कोने की अच्छे से पड़ताल करनी होगी। इस बातचीत के बाद सरिता ने घर को लेकर अधिक सतर्कता बरती, लेकिन अब वो भी कुछ अजीब महसूस करने लगी थी। कभी खिड़कियां बिना हवा के अपने आप खुल जाती, तो कभी रसोई में रखा सामान गिर जाता। राहुल की बातों को अब वो नकार नहीं पा रही थी। एक रात जब सरिता सो रही थी, उसे लगा कि कोई हल्के कदमों से उसके कमरे में आ रहा है। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल उसे महसूस हुआ कि राहुल के डर में कुछ सच्चाई हो सकती है। डॉक्टर अंशुल ने घर में हो रही गतिविधियों की पड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त, जो पैरानॉर्मल मामलों का विशेषज्ञ था, से संपर्क किया। मैं इसे केवल मानसिक बीमारी नहीं मानता, उन्होंने कहा। इस घर में कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। राहुल के व्यवहार में बदलाव अब स्पष्ट होने लगे थे। जहां पहले वो घर में बस चुपचाप बैठा रहता था, अब वो अजीब बातें करने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर का भाव था। सरिता ने महसूस किया कि वो अपने आप से बातें करने लगा है। राहुल, किससे बात कर रहे हो? सरिता ने एक दिन उसे टोका। राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो मुझे देख रहा है। सरिता ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। उस रात सरिता सोने की कोशिश कर रही थी। राहुल अपने कमरे में था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। सरिता दौड़कर बाहर आई, लेकिन उसने पाया कि सभी दरवाजे बंद थे। उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा।
लेकिन अगले दिन जब वो रसोई में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रसोई की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें रखे बर्तन जमीन पर गिरने लगे। सरिता घबरा गई। क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है या यहां वाकई कुछ गलत है? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह जब सरिता घर की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि दीवारों पर खरोंच के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज नाखूनों से दीवारों को चीरा हो। उसने राहुल को बुलाकर पूछा, क्या तुमने ये किया? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, ये उसने किया है। वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। राहुल, कौन? सरिता ने गंभीर स्वर में पूछा। जो यहां रहता है। मैंने कहा था न कि यहां कोई और है। सरिता का सिर चकरा गया। वो अब समझ नहीं पा रही थी कि राहुल की मानसिक स्थिति खराब हो रही है या सच में घर में कुछ असामान्य हो रहा है। उस रात जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, घर के कोने कोने से अजीब आवाजें आने लगी। ये आवाजें कभी किसी के फुसफुसाने जैसी लगती तो कभी किसी के रोने की। सरिता ने डरते हुए राहुल के कमरे में झांका। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन वो जाग रहा था और उसकी आंखें छत की तरफ टिकी थी। राहुल, क्या हुआ? वो यही है मां, मुझे देख रहा है। सरिता ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये सब राहुल की कल्पना हो, लेकिन वो खुद भी उन आवाजों को सुन चुकी थी। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे बिना किसी हवा के अपने आप खुलते बंद होते, बिजली के बल्ब अपने आप झपकने लगते, रसोई के नल से अपने आप पानी बहने लगता। एक दिन जब सरिता पूजा करने के लिए बैठी तो उसकी माला अचानक उसके हाथ से गिर गई। उसने देखा कि पूजा की थाली हवा में थोड़ी देर के लिए हिलती रही और फिर जमीन पर गिर पड़ी। राहुल अब और भी अजीब हो गया था। वो कभी कभी रात के बीच में उठकर खाली दीवारों को घूरने लगता। एक दिन उसने सरिता से कहा, मां, मुझे यहां से जाना होगा। वो मुझे यहां नहीं रहने देगा। राहुल, कौन? सरिता ने गुस्से और डर के बीच पूछा। जो यहां रहता है। उसने पारो और आदित्य को भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है वो अब मुझे भी खत्म करना चाहता है। सरिता अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। उसने सोचा कि शायद डॉक्टर अंशुल से बात करनी चाहिए। राहुल के पुराने स्कूल के दिनों की दोस्त नैना एक लंबे समय बाद उससे मिलने आई। नैना और राहुल बचपन के साथी थे और उनकी दोस्ती में एक खास गर्मजोशी थी। कई सालों तक संपर्क में न रहने के बावजूद जब नैना को राहुल की बिगड़ती हालत के बारे में पता चला तो उसने सरिता से संपर्क किया और अपने दोस्त की मदद करने की ठानी। सरिता ने जब दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसे किसी मेहमान की उम्मीद नहीं थी। दरवाजा खोलते ही उसने एक सजी धजी, आत्मविश्वास से भरी महिला को खड़ा पाया। नमस्ते आंटी, मैं नैना हूं, राहुल की बचपन की दोस्त। उसने आपको बताया होगा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। सरिता को याद आया कि राहुल अक्सर नैना का नाम लिया करता था। वो उन्हें अंदर ले गई और उनके आने की वजह पूछी। आंटी, मुझे राहुल की हालत के बारे में पता चला। मैंने सोचा कि शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। राहुल को नैना का आना पहले तो अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत में पुरानी यादें लौटने लगी। तुम अब भी वैसी ही हो नैना। मुझे याद है जब तुमने मेरे लिए स्कूल में लड़ाई की थी, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मुझे याद है कि तुमने कैसे मेरी पेंटिंग के लिए सबसे तालियां बजवाई थी, नैना ने जवाब दिया। लेकिन इस बार उनके बीच की बातचीत हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। नैना ने जल्द ही महसूस किया कि राहुल की हालत सामान्य नहीं है। उसकी आवाज में उदासी थी और उसका चेहरा थका हुआ और परेशान लग रहा था। राहुल, देखो, जो भी हुआ हो, तुम्हें खुद को इससे बाहर निकालना होगा। ये घर, ये डर,
ये सब तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। तुम हमेशा से मजबूत थे। मैं जानती हूं कि तुम इससे लड़ सकते हो। नैना ने उसे समझाने की कोशिश की। नैना, तुम समझ नहीं रही हो। ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा है, हमें चोट पहुंचाना चाहता है। नैना ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने सोचा कि उसे इसे सकारात्मक तरीके से संभालना होगा। शायद तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। भागने से कुछ नहीं होगा, राहुल। नैना ने जब पहली रात घर में बिताई तो उसे भी अजीब घटनाओं का अनुभव हुआ। वो राहुल के कमरे के पास से गुजर रही थी जब उसने सुना कि कोई धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रहा है। नैना। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम हो। इसके अलावा रात के समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वो अंदर से घबरा गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया। अगले दिन नैना ने सरिता से बातचीत की। आंटी, मुझे लगता है कि राहुल जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि यहां कोई भूत प्रेत है, लेकिन ये घर अजीब लगता है। सरिता ने पहली बार किसी और के मुंह से अपने डर की पुष्टि सुनी। मैं भी ऐसा ही सोचने लगी हूं, नैना। लेकिन मैं राहुल को कहां ले जाऊं? ये घर हमारा सब कुछ है। आंटी, कभी कभी कुछ जगह हमें नुकसान पहुंचाती है। अगर राहुल की हालत यहां बिगड़ रही है तो शायद हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नैना ने राहुल को सुझाव दिया कि वे एक नई शुरुआत करें। राहुल, अगर ये घर तुम्हें डराता है तो क्यों न तुम और आंटी कहीं और जाकर रहें? ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन हम कहां जाएंगे? नैना, ये घर हमारी आखिरी उम्मीद है। राहुल, उम्मीदें सिर्फ जगहों पर निर्भर नहीं करती, वे हमारे अंदर होती है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी बदल सकते हो। डॉक्टर अंशुल ने सरिता और राहुल के घर के रहस्यमय इतिहास में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनके लिए ये केवल एक पेशेवर चुनौती नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत उत्सुकता का विषय बन गया था। घर में घट रही घटनाओं और राहुल के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मामला केवल मानसिक विकार का नहीं, बल्कि कुछ और गहरे रहस्य का था। अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंशुल ने शहर के पुराने रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासन के दस्तावेज खंगालने शुरू किए। इन्हीं दस्तावेजों में उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। 20 साल पहले इस घर में रहने वाली पारो और आदित्य की मौत को आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने उस समय दावा किया था कि दोनों मानसिक रूप से स्थिर और खुशहाल जीवन जी रहे थे। डॉक्टर अंशुल ने पारो और आदित्य के कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया। आदित्य के छोटे भाई ने बताया, भाई साहब और भाभी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन घर में रहने के कुछ समय बाद से वे अजीब व्यवहार करने लगे। वे कहते थे कि घर में कोई तीसरा मौजूद है। हमें पहले लगा कि ये उनका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। उनकी मौत ने हम सबको झकझोर दिया। उस घर के बारे में रहवासियों ने भी कई अजीब घटनाओं की बातें की। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने बताया, हमने कई बार घर से अजीब आवाजें सुनी, कभी दरवाजा खटखटाने की तो कभी किसी के रोने की। पारो और आदित्य की मौत के बाद लोगों ने घर से दूरी बनानी शुरू कर दी। डॉक्टर अंशुल ने यह भी पता लगाया कि पारो और आदित्य के परिवार ने मौत के बाद उस घर को तुरंत बेच दिया था। उनके पास सबूत थे कि घर में कुछ ऐसा था जो लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ रहा था। घर के पिछले मालिकों से संपर्क करने पर एक और चौंकाने वाला सबूत मिला, पारो की एक पुरानी डायरी। ये डायरी पारो के मानसिक संघर्ष और उस अजीब शक्ति के प्रभाव का स्पष्ट चित्रण करती थी। डायरी के पन्नों में लिखा था, ये घर, ये सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना नहीं है, यहां कोई और भी है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। आदित्य मुझसे कहता है कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये सच है। आगे के पन्नों में पारो ने लिखा था
कि उसने दीवारों पर अजीब खरोंचों और छायाओं को देखा। आदित्य भी अब इन घटनाओं को महसूस करने लगा है। हम दोनों को लगता है कि हम यहां अकेले नहीं हैं। लेकिन ये कोई कौन है? हम नहीं जानते। डायरी के अंतिम पन्नों में पारो ने लिखा था, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अंत है। मैं डरती हूं कि ये घर हमें खत्म कर देगा। अगर कोई हमारी कहानी पढ़े तो वो ये जगह छोड़ दे। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर अंशुल के लिए ये डायरी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। ये स्पष्ट हो गया था कि पारो और आदित्य ने आत्महत्या नहीं की थी। उन्हें उस अदृश्य शक्ति ने मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर अंशुल ने सरिता और राहुल से बात की। उन्होंने डायरी के अंश सुनाए और पारो और आदित्य की कहानी समझाई। सरिता जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये घर ही इन सारी घटनाओं का कारण है। पारो और आदित्य के साथ जो हुआ वही राहुल के साथ हो रहा है। अगर आप यहां और रहेंगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सरिता गहरे सदमे में थी। उसने राहुल की ओर देखा, जो अब भी उदास और खोया हुआ था। तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर? सरिता ने कंपाती आवाज में पूछा। पहला कदम यह है कि आप यहां से निकल जाएं। यह घर आपको मानसिक रूप से बर्बाद कर सकता है। दूसरा, हम यहां होने वाली घटनाओं की गहराई से जांच करेंगे। डॉक्टर अंशुल ने अपनी टीम में एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ अयान घोष को शामिल किया। अयान ने इस तरह के कई मामलों को हल किया था और वो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाकर काम करता था। ये केवल मानसिक समस्या नहीं है, अयान ने कहा। इस घर में ऊर्जा का स्तर असामान्य है। हमें इसे समझने और नियंत्रित करने की जरूरत है। जांच शुरू होते ही घर में अजीब घटनाओं की रफ्तार बढ़ गई। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर अचानक खून जैसे धब्बे उभरने लगे। अयान को एक कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। राहुल ने देखा कि एक परछाई उसके पास खड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, वो गायब हो गई। अयान ने घर के केंद्र में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा, यह घर किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र बन चुका है। ये शक्ति उन लोगों को कमजोर बनाती है जो पहले से मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर है। राहुल सबसे बड़ा शिकार है, लेकिन ये शक्ति अब पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रही है। अयान ने सरिता को चेतावनी दी कि अगर वे जल्द ही इस जगह को नहीं छोड़ते तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर अंशुल और अयान घोष ने जब से घर में अपना शोध शुरू किया था, अजीब घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। राहुल की मानसिक स्थिति, घर में रहस्यमय गतिविधियां और पारो आदित्य की डायरी, ये सब एक बहुत बड़े और भयावह रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। अयान ने सुझाव दिया कि घर की नींव के नीचे कुछ छिपा हो सकता है। कई बार ऐसी घटनाओं के पीछे किसी भौतिक वस्तु का हाथ होता है। हो सकता है कि यहां कुछ ऐसा है जो इस जगह को प्रभावित कर रहा है, अयान ने कहा। घर की सबसे पुरानी संरचना, उसका तहखाना, अब तक बंद पड़ा था। सरिता को यह जगह हमेशा असहज महसूस होती थी, इसलिए उसने इसे कभी नहीं खोला था। लेकिन अयान और डॉक्टर अंशुल ने इसे खोलने का फैसला किया। तहखाना बहुत ही पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने कोई प्रतीक उकेरे हों। जमीन पर राख और जले हुए चिन्हों के निशान थे। यहां किसी तरह का कोई वाममार्गी अनुष्ठान किया गया है, अयान ने निरीक्षण करते हुए कहा। तहखाने के एक कोने में मिट्टी को हटाने पर एक लोहे की पुरानी संदूक मिली। संदूक को खोलने पर उसमें एक डायरी, कुछ अजीब प्रतीक वाले तांत्रिक उपकरण और जली हुई हड्डियां मिली। डायरी किसी बूढ़े तांत्रिक की थी जिसने इस घर को बनाया था। डायरी में दर्ज उसकी बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह घर मेरा कार्यक्षेत्र है। यहां मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली साधना पूरी की है, लेकिन साधना में जो आत्मा मैंने बांधने की कोशिश की, वो मेरे वश में नहीं रही। वो अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। डायरी के अगले पन्नों में तांत्रिक ने लिखा था,
जो भी भावनात्मक रूप से कमजोर होगा वो इस आत्मा का शिकार बनेगा। वो उनकी ऊर्जा को चूस कर खुद को और शक्तिशाली बनाती है। डायरी के अंतिम पन्नों में तांत्रिक ने अपने अंतिम दिनों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि आत्मा ने उसे भी कमजोर कर दिया था। मैंने इसे बांधने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद इसका शिकार बन गया हूं। मेरी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस घर में रहेगा वो कभी शांति नहीं पा सकेगा। डायरी पढ़ते हुए अयान और डॉक्टर अंशुल को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा भारी लगने लगी। राहुल और सरिता, जो ऊपर कमरे में थे, ने भी अचानक तेज आवाजें सुनी। ये आत्मा अब हमें अपनी उपस्थिति दिखाना चाहती है, अयान ने गंभीर स्वर में कहा। उसी समय राहुल की हालत और बिगड़ने लगी। उसने चीखते हुए कहा, ये मुझे मार डालेगी, इसे रोको, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। राहुल की आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। अयान और डॉक्टर अंशुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि आत्मा अब अपनी पकड़ और मजबूत कर रही थी। अयान ने कहा, यह आत्मा केवल कमजोर और भावनात्मक रूप से टूटे हुए लोगों को शिकार बनाती है। राहुल सबसे आसान निशाना है, लेकिन अब यह पूरे घर पर हावी हो चुकी है। इसे यहां से हटाना आसान नहीं होगा। अयान ने सुझाव दिया कि आत्मा को हटाने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि यह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अयान ने सरिता से कहा कि अनुष्ठान के दौरान वो और राहुल घर से बाहर रहें, लेकिन सरिता ने मना कर दिया। मैं राहुल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मुझे रहना पड़ा तो मैं रहूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी। अगर इस आत्मा को मुक्त करना है तो वो केवल एक बलिदान से संभव है। ये चेतावनी अयान और अंशुल दोनों के लिए परेशान कर देने वाली थी। बलिदान का मतलब क्या हो सकता है? क्या किसी को अपनी जान देनी होगी? राहुल की मानसिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो न केवल असहज आवाजें सुनता, बल्कि उसे ऐसा भी लगता कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। सरिता ने कई बार उसे रात के अंधेरे में खाली दीवारों से बात करते हुए देखा। यहां कोई है मां, अब तो आप भी जानती है, राहुल ने एक रात डर और निराशा के बीच कहा। सरिता का धैर्य टूटने लगा था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी असहायता महसूस नहीं की थी। राहुल के साथ साथ अब सरिता को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक रात जब वो रसोई में थी, उसने पीछे से किसी के उसके नाम पुकारने की आवाज सुनी। पलटने पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर रह रहकर अजीब निशान उभरने लगे थे। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही, उसने खुद से कहा। सरिता ने आखिरकार राहुल को समझाया कि इस घर में रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यहां रहकर हम अपना सब कुछ खो देंगे। राहुल, हमें इस जगह से निकलना होगा, उसने कहा। राहुल ने सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। अगर हम चले गए तो क्या ये आत्मा हमें जाने देगी? उसने सरिता से पूछा। डॉक्टर अंशुल और अयान ने उन्हें एक आखिरी सलाह दी। ये आत्मा दर्द में है, इसे शांति चाहिए। अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें और इसके लिए प्रार्थना करें तो हो सकता है कि ये हमें जाने दे। सरिता और राहुल ने यह सुझाव मान लिया। उनके लिए ये एक आखिरी उम्मीद थी। अयान ने अपनी किताबों और शोध के माध्यम से एक प्राचीन विधि निकाली जो आत्मा को शांति देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसमें कई चरण थे। 1. आत्मा को संबोधित करना। 2. उसके दर्द और संघर्ष को समझकर उसे स्वीकार करना। 3. उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। रात का समय चुना गया क्योंकि ये वो समय था जब आत्मा सबसे अधिक सक्रिय रहती थी। अयान ने एक घेरा बनाया और दिए जलाए। सरिता और राहुल ने अपने डर को किनारे रखकर इसमें भाग लिया। हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें तुम्हारे दर्द का एहसास है।
सरिता ने साहस जुटाकर कहा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर के भीतर हलचल तेज हो गई। दीवारों पर खरोंचों के निशान गहरे होते गए। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। राहुल ने एक बार फिर वही छाया देखी, लेकिन इस बार वो डरने के बजाय स्थिर खड़ा रहा। कृपया हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं, उसने कहा। अचानक दीवार पर एक छवि उभर आई। वो पारो और आदित्य की थी। उनकी आंखों में पीड़ा थी। हम यहां फंस गए हैं, हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, एक धीमी अस्पष्ट आवाज ने कहा। अयान ने सरिता और राहुल को शांत रहने के लिए कहा। हम तुम्हें शांति देंगे, तुम्हारे दर्द को समझते हैं। घंटों के प्रयास और प्रार्थना के बाद घर के भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। वो छवि भी मिटने लगी और एक हल्की रोशनी कमरे को भरने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने भार हटाकर कमरे को हल्का कर दिया हो। अनुष्ठान पूरा होते ही एक गहरी शांति घर में फैल गई। पारो और आदित्य की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। ये घर अब हमारा नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, सरिता ने कहा। अगली सुबह सरिता और राहुल ने घर खाली कर दिया। उन्होंने पास की एक कॉलोनी में छोटा लेकिन शांतिपूर्ण घर ले लिया। राहुल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना शुरू किया। आत्मा से मुक्ति पाने के बाद उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया था। सरिता और राहुल ने उस घर को पीछे छोड़ दिया था जहां उन्होंने भय, संघर्ष और आत्मा की उपस्थिति का सामना किया। एक नए इलाके में उन्होंने एक छोटा लेकिन शांत घर किराए पर लिया। यह घर पुराना नहीं था, उसकी दीवारें साफ थी और खिड़कियों से सूरज की रोशनी भरपूर आती थी। इस बदलाव ने उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। सरिता ने घर के सामान को सहेजते हुए गहरी सांस ली। ये एक नई शुरुआत है राहुल, हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। राहुल, जो अब काफी शांत और स्थिर नजर आ रहा था, ने सहमति में सिर हिलाया। मां, मुझे लगता है कि हम सही कर रहे हैं, अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। सरिता ने अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। स्कूल में बच्चों की चहल पहल और उनके मासूम सवालों ने उनके अंदर की गहरी थकावट को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर राहुल ने अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया। वो नौकरी की तलाश में स्थानीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इंटरव्यू देने लगा। आत्मा से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से संवारना चाहता हूं मां, अब और रुकने का सवाल ही नहीं, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उस पुराने घर की यादें सरिता और राहुल के मन में कहीं न कहीं मौजूद थी। वे उस अनुभव को पूरी तरह भुला नहीं सके थे। राहुल ने एक दिन मां से पूछा, क्या वो आत्मा हमें अब भी देख रही होगी? मां, क्या हमने सही किया उसे शांति देकर? सरिता ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हमने वही किया जो हमें सही लगा। हो सकता है कि वो आत्मा अब भी वहां हो, लेकिन वो अब हमसे जुड़ी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी को देखना है राहुल। इस बीच डॉक्टर अंशुल और अयान ने भी उस घर के रहस्यों पर शोध जारी रखा। अंशुल को अब भी ये यकीन नहीं था कि आत्मा की कहानी यही खत्म हो गई है। वो आत्मा सिर्फ उस घर से जुड़ी नहीं थी, बल्कि उन कमजोर भावनाओं से जुड़ी थी जो वहां रहने वालों में थी। अंशुल ने अयान से कहा, तो क्या यह खतरा कभी खत्म नहीं होगा? अयान ने पूछा, संभवतः नहीं। जब तक इस दुनिया में भावनात्मक अस्थिरता रहेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सरिता और राहुल के जाने के बाद वो घर खाली पड़ा रहा। मकान मालिक ने कई किराएदारों को वहां लाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी कहानियां और घटनाएं सुनकर हर कोई वहां रहने से मना कर देता। धीरे धीरे वो घर उजाड़ और डरावना हो गया। आसपास के लोग उसे भूतिया घर कहने लगे। राहुल ने अपने जीवन में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी पाली और अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया।
वो अब आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय था। मां, मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी है, अब आपको मुझ पर गर्व होगा, उसने एक दिन कहा। सरिता ने उसे गले लगाते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा मेरे गर्व का कारण रहे हो राहुल। बस अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जियो। सरिता और राहुल ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना शुरू किया। वे नई जगह पर खुद को स्थापित कर चुके थे। पड़ोसियों ने भी उन्हें सहारा दिया और उनके संघर्ष की कहानी सुनकर उनकी हिम्मत की सराहना की। उस पुराने घर ने उन्हें सिखाया था कि मानसिक और भावनात्मक कमजोरी कितनी खतरनाक हो सकती है। सरिता ने अपने जीवन में एक नया नियम बना लिया था। अब वो खुद की और राहुल की भावनात्मक सेहत का ध्यान रखेगी। हमारा सबसे बड़ा डर हमारी ही सोच में होता है। अगर हम अपनी सोच को मजबूत कर लें तो कोई डर हमें तोड़ नहीं सकता, उसने राहुल से कहा। राहुल ने अब अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य दिया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का सपना देखा। उसने सोचा, अगर हम जैसे लोग अपनी कहानियां साझा करें तो शायद किसी और को मदद मिल सके। एक दिन सरिता और राहुल उस पुराने घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो घर अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। क्या हमें उस घर को आखिरी बार देखना चाहिए? राहुल ने पूछा। सरिता ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही रहना चाहिए। उस घर की यादों को अब पीछे छोड़ दो। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।